Assalamu alaikum, once again welcome back to the show. It's Monday morning. इलेक्शन का दिन जो है वो गुजर चुका है, 8 फरवरी गुजर चुकी है और 8 फरवरी गुजरने के बाद अब सूरत हाल जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। जब मैंने बेग साहब से बात की थी तो मैंने एक डार्क हॉर्स का जिक्र किया था कि कोई डार्क हॉर्स जो है वो आ सकता है। और मैं ज़रा ये फ़ोन जो अपना साइलेंट पे कर लूँ बिकॉज फिर वरना मसाइल बड़े शदीद हो जाएंगे। तो just bear with me, now it's silent। तो सिलसिला ये है कि जिस डार्क हॉर्स का मैंने जिक्र किया था वो डार्क हॉर्स आ गया है। और इसके साथ साथ खुशी की बात ये है कि अब तक तो कोई हंगामा या कोई मतलब छोटे मोटी जगह मुजाहरे हुए हैं लेकिन धरने की सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। आई होप एंड प्रे कि ऐसा जारी रहे। आज इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं नासिर बेग चुगताई साहब। तो लेट्स विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स टॉक टू हिम एंड लेट्स सी नासिर भाई की इस सिलसिले में राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये क्या कैसी रही? सर ये क्या हुआ क्या सर? मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मैं आपसे कह रहा था कि कोई डार्क हॉर्स होगा बिकॉज अवाम के सेंटिमेंट्स जो हैं वो तो उसकी पल्स तो पता चल जाती है। तो ये हुआ क्या है सर? सर हुआ ये है कि जिसका आपको अंदाजा नहीं था उसका आपने इंतजाम नहीं किया था। अच्छा, अब आपने इंतजाम नहीं किया तो वो हो गया जो आप कहना चाह रहे हो। मेरा ख्याल ये है कि शायद मुस्लिम लीग को भी ये एहसास नहीं था कि लोग इतने बाहर निकल आएंगे और इतना बड़ा रिएक्शन होगा। लेकिन अवाम जो हैं वो ज़रा से बहुत मुख्तलिफ मिजाज के होते हैं। या तो बिल्कुल पैसिव रहते हैं, मतलब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर अवाम हाइपर एक्टिव हुए और उन्हें वोट डाले, हर सबको वोट दिए उन्होंने, मुस्लिम लीग को भी दिए, पीपल्स पार्टी को भी दिए और जाहिर है इंडिपेंडेंट्स को भी दिए। यहाँ जो नया डार्क हॉर्स आप कह रहे थे वो इंडिपेंडेंट है। Exactly. अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि हुकूमत साजी के लिए बातें हो रही हैं। पीटीआई वाले बहुत पहले कॉन्फिडेंट थे कि वो फेडरेशन में भी हुकूमत कायम कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके वो लोग जिनको हम परिंदे कहते हैं वो उड़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजीब व गरीब बात यह है कि लाहौर का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका वसीम कादिर जो एमएनए है वो फ्लोर क्रॉस कर गया है। और ज़्यादा हैरत की बात यह है कि वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग के स्टालवर्ड शेख रुहुल असगर को शिकस्त दी थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अजीब व गरीब एक नासिर भाई, वसीम कादिर आए भी तो नून लीग की तरफ से ही थे। जी आए भी थे, टिकट नहीं मिला था। प्रिसाइसली नहीं मिला था। अच्छा, बैरिस्टर गौहर अल्ताफ के लिए कह रहे थे कि वो लोग जो बिकेंगे उनके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट हमारा है कि जिसके अंदर वो जा सकते या नहीं जा सकते? नहीं, अभी तो नहीं, सॉरी, अभी तो वो इंडिपेंडेंट है। ओके। वो हाँ बिल्कुल आज़ाद पंछी है वो, जब तक वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो जाते। और जो कांट फोर्स देम एक्चुअली। ओके सर, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप बैरिस्टर अल्ताफ़ की जगह होते और आपके पास 99-93 सीट्स होती जिसमें 6 आज़ाद होते, 93 आपके अपने पीटीआई के हिमायत याफ्ता होते, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती? बिकॉज बाय फार इस वक्त जो पार्टी सबसे आगे उभरी है, चाहे उनके पास निशान था या नहीं था, वो अरकान थे जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं और आवाम ने उनको वोट दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इस सिलसिले में बैरिस्टर साहब की जगह होते तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती? हुकूमत बनाने पे आप कैसे क्या आप हुकूमत बना सकते थे? क्या आइन में ऐसी कोई जगह है जहां पर ये कहा जा सकता है कि इतने अरकान अगर ले लें तो उसके बाद वो कोलिशन के साथ हुकूमत बना सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? देखिए साहब, बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी कहानी है, कहाँ सुनानी है कि ये सारी गलती पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, जो जेल से बाहर है, उसकी है। इन्होंने हम कहते हैं ना अपने मीडिया लैंग्वेज में, भंड मारे इन्होंने, बहुत बड़े बड़े। भंड मारे। इनको एक पॉलिटिकल पार्टी बैकअप में रखनी चाहिए थी अगर ये इंतखाबात सही नहीं करा पाते। जो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी ने किया था जब उनसे उनका निशान छीना था। एग्जैक्टली राइट। उन्होंने किया था और वो अपना तीर लेके भाग निकले थे और जीत गए थे, इंतखाबात जीत गए थे वो। तो ये तरीके होते हैं और
इससे पहले भी हो चुका है, जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, मुस्लिम लीग से भी निशान वापस लिया गया, सब कुछ हुआ है, लेकिन बैकअप में रखा गया है हर चीज़ को। इन्होंने क्या किया, एक तो जिस पार्टी से इन्होंने इत्तेहाद किया पीटीआई नजरियाती का, हाँ। उसमें धोखे में आ गए, इनको धोखा दिया गया, और ये धोखे में बड़े प्यार से आ गए ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिकल लोग नहीं है, इनको वो लड़की छिड़ के भाग गई, सच्ची बात ये है। तो अब ये आई थिंक बैट बल्ले आपको और मुझे ना मिलके एक पॉडकास्ट करना चाहिए, शाम की चाय। ऑनेस्टली दैट्स व्हाट वी शुड डू, बिकॉज आपके जो कॉनोटेशंस होते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हमेशा से अच्छे लगे हैं, जब से आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, हियर इज अ क्वेश्चन नासिर भाई, मुझे ये प्लीज़ बताइएगा कि मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई है, मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत से माजरत कर ली है, क्या इसके पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है मौलाना साहब की? शायद इसके लिए 2018 में वापस जाइए आप। ओके 2018 में जो इंतखाबात के नताइज आए, हाँ वो मौलाना के लिए नाकाबिल कबूल थे, वो कम थे उनके लिए, बिल्कुल। उनके मुकाबले में। और उन्होंने कहा जी रैगिंग हुई है बड़े पैमाने पर, आइए हम सब इस्तीफे देते हैं। ठीक है। तो जरदारी साहब जो बादशाह हैं मुफाहमत के, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उनके साथ साथ थे, उन्होंने कायल किया उनको कि नहीं मौलाना साहब ऐसा ना करें, आइए हम पार्लियामेंट में बैठते हैं। ओके पार्लियामेंट में बैठे और ऐसे बैठे कि फिर तो वो जाने अफा ऐसा खुला ऐसा खुला, खैर वो अलग कहानी है। अब वो वही कहानी दोबारा दोहरा रहे हैं। देखिए मौलाना ने कंपेन मौलाना ने नहीं कर पाए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपनी कंपेन सही नहीं कर पाए, मैं तो उस बाद में तरफ बात मैं उस कर तरफ लेंगे। आऊंगा, मैं उस तरफ आऊंगा हाँ, डेफिनेटली। तो बाद में बात करेंगे। मैं एक्सटेंसिवली बात करना चाहता हूं कि क्यों नून लीग ने कैंपेनिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने की, बट उस वो बात की बात है, पहले मौलाना साहब की जरा बात कर लीजिए। मौलाना अपनी कंपेन नहीं कर पाए, उसकी कई वजह थी। हाँ एक वजह तो ये थी कि देखिए लोकल बॉडीज फेज 1 वो बहुत ताकत से जीते थे वो, हाँ बिल्कुल ठीक है, केपी में, आपको याद होगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वो निकलना चाहते थे जलसे जुलूस के लिए, उन पे हमले होने लगे, बिल्कुल ये उन भी पर फायरिंग हो गई। दुरुस्त- मौलाना दुरुस्त, पे 3 बार फायरिंग हुई है। बिल्कुल मौलाना ने बार बार कहा कि सर्दियां हैं, दहशतगर्दी है, इंतखाबात मुलतवी कर दे, कोई नहीं माना इस बात को। सब ने अपने में दलाइल दिए कि दहशतगर्दी तो 2018 में भी बहुत ज़्यादा थी, हाँ हाँ और मतलब बीबी का जो शहादत है वो एक अलग बात है, लेकिन इंतखाबात से 2 रोज़ पहले एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था तिरबत में, जिसमें शायद 100 आदमी शहीद हो गए थे, उसके बावजूद इंतखाबात हुए। बिल्कुल ठीक। ईरान की पार्लियामेंट में जाहिर अगर आप देखें, ईरान की पार्लियामेंट पूरी उड़ा दी गई थी, पूरी पार्लियामेंट बिल्कुल इंक्लूडिंग बिल्डिंग, उन्होंने फौरन इंतखाबात करा दिए। तो ये नहीं होता कि आप इंतखाबात मुलतवी कर दें, हिंदुस्तान में कौन सा अमन अमान है, वो इंतखाबात कराते हैं। तो मौलाना का इसरार था, वो इसरार अच्छा खासा था, और जब नताइज आए तो नताइज पहले से भी ख़राब थे। हाँ मौलाना की पार्टी कहीं, मौलाना बमुश्किल अपनी सीट जीत पाए एक, बिल्कुल बाकी जगह आ गए, बाकी जगह आ रहे हैं। जी बिल्कुल वो दुरुस्त। खिफ़त है, वो उनको सदमा है, और उनको शिकवा है कि नवाज शरीफ साहब ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, और अब फ़ोन कर रहे हैं मुशावरत के लिए। तो उनका भी वक्त नहीं है, हम पहले अपनी शूरा से बात करेंगे, और फिर हम इस्लामाबाद 17-18 को इस्लामाबाद आएंगे, हम फिर बात करेंगे आपसे, देखते हैं क्या है। अच्छा अब आ जाएं कि कल एक मुलाकात हुई है बिलावल की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, विद शहबाज शरीफ एंड द कंपनी, इनके साथ मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में आप क्या देख रहे हैं? और सुनने में ये बातें आ रही हैं कि वो सेनेट के चेयरमैन से लेकर प्रेसिडेंटशिप तक देने को तैयार है नून लीग, बशर्ते कि वज़ीर आज़म नून लीग का हो। तो क्या ये PDM 2 बनने जा रही है? PDM 2 मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि PDM में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी आखिरी स्टेज पर। बिल्कुल ठीक। पीपल्स पार्टी को शो कॉज करके निकाल दिया गया था, तो वो एक सदमा है पीपल्स पार्टी को। तो PDM प्लस कह रहे हैं उसको आप, PDM प्लस कह अच्छा, लीजिए, PDM PDM प्लस प्लस कह लो। अब मेरा ख्याल ये है कि 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन पीपल्स पार्टी से कहा गया था, उनके लोगों ने, जो हॉक्स होते हैं ना, कि छोड़ें आप इसको, हाँ आप बैठे अपोजिशन में और डट के बात करते हैं, ठीक है। तो वो शायद मेरा ख्याल है रिजेक्ट हो गया, ओके पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक मुफाद ये है कि वो हुकूमत में रहे। सिंध तो उसके पास सिक्योर है, सिंध में तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता, आगे पंजाब में और दूसरी जगहों पर देखते हैं वो। तो अब एक ऑप्शन तो ये आया है कि प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ साहब हों, और उसके साथ ये है कि नवाज शरीफ साहब हों। नवाज शरीफ साहब अब बनना नहीं चाहते मेरा ख्याल है, क्योंकि उनको कम से कम सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी जब वो फैसले कर पाए और कोई उनसे बहस ना करे। लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो शायद वो शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं वो, कि तुम बात कर लो, तुम उनसे कर लो, मुज़ाकरात भी वही कर रहे हैं जी, मुज़ाकरात भी। अच्छा, उसकी क्या नासिर भाई ये वजह नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के मामले में हमेशा लीड करते रहे हैं, और अगर वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात हो या वो दूसरी पार्टीज़ के साथ बात करने की बात हो, आई थिंक कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है नवाज शरीफ साहब का स्टांस बड़ा हार्ड हो जाता है और वहाँ मुज़ाकरात के बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है वो ये है कि वो अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए बहुत सारे लोगों को एक साथ मिल के चला सकते हैं। क्या उसकी वजह ये नहीं है? साहब एक मिसाल मैं आपको दूंगा, छोटी सी, बहुत छोटी मिसाल है IMF की। जी, जब IMF ने आपसे कह दिया कि जहन्नुम में जाएं आप, हम कुछ नहीं दे रहे आपको, 3 दिन बाकी थे, तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो से कहा कि आप अपने रास्ते अख्तियार करें, अमेरिका से बात करें, यहाँ करें, और मैं जाता हूँ बेल्जियम, जहाँ इजलास होता है IMF का। और लिटरेरी उनका जुमला है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, मैंने गिड़गिड़ा के उनसे कहा कि मुझे आप कुछ दे दें, तो उस पर वो पहले तो मूव नहीं हो रही थी वो खातून, फिर उसने जब देखा ये सूरत हाल है, बंदा प्राइम मिनिस्टर को गिड़गिड़ा रहा है, अब हाथ जोड़ रहा है, तो उसने कहा ठीक है चले हम एडहॉक सिस्टम बना लेते हैं, ये करें ये करें ये करें। और उसके बाद उन्होंने सारे मुतालबात माने IMF को, और अपना जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो ख़त्म करा के आए। वो बड़ा काम था, और ये सिर्फ वही कर सकते हैं। जगजीत सिंह साहब की गज़ल है, बात निकलेगी तो फिर नज़म है एक्चुअली, जिसे उन्हें गज़ल, तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इसके अंदर इंडल्ज हो जाऊं, और मैं, क्योंकि जाहिर है हमारे साथ इशू ये होता है कि जब आप एंटरटेनमेंट में होते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद आप यही जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा मैं हमेशा सियासत का तालिब इल्म रहा हूँ। मुझे आप इस वक्त जो आपने जुमला कहा है ना, मुझे पता नहीं क्या क्या कुछ याद आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है। द प्लेजर टॉकिंग टू नासिर भाई। आई एम एक्चुअली एन एविड फ़ैन, और मैं इनका हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है, ब्लेसिंग है, ऑनेस्टली विद ऑल माई हार्ट। मेरी ये खुशकिस्मती ब्लेसिंग है कि मैं नासिर भाई के साथ कर रहा हूँ। एंड इनफैक्ट यू नो, I would love to do a podcast every other day with Nasir bhai, and him and I just over a cup of tea and खुल के बात करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे खुल के बात नहीं हो सकती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और एक क्रूशल सवाल नासिर भाई की तरफ। नासिर भाई, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसने कैंपेन उस तरह से नहीं की। क्या उसकी वजह ये थी कि उसे यकीन था कि जीत उसी की होनी है? क्या उसे यकीन था कि वो 2/3 अक्सरियत में कामयाब हो जाएगी, या उसे फिर किसी और बात का यकीन था? आई मीन, व्हाट वाज द रीज़न कि वो लोग इतना बाहर क्यों नहीं निकले? बहुत कम हमने देखा, जिस ज़माने में PDM थी उस ज़माने में हमने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, और बिलाशुबा वो बहुत अच्छा बोलती हैं, वो अक्सर औकात बड़ा दबंग बोलती हैं और बहुत बहुत आगे, बहुत फ्रंट फुट पे रह के बोलती हैं, वो भी नहीं नज़र आई। चंद जलसे ज़रूर हुए और उसमें तादाद भी अच्छी खासी थी, तो मोमेंटम बन नहीं सका। इसके बरक्स बिलावल भुट्टो ने बेशुमार कैंपेनिंग की है और उसका फ्रूट उनको नज़र आया है, बिकॉज पीपल्स पार्टी वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट। तो ये पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा कमबैक है, तो प्लीज़ इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। अरे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साहिब, और मैं इस पे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं चाहता। वो एक झूठ पे शेर भी याद आ गया, अब आपने मुझे मुतहर्रिक कर दिया है आलिया में, कि वो झूठ बोल रहा था। हाँ, बड़े सलीके से। वाह, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। हाँ, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो हमारी पूरी पॉलिटिक्स यहीं पर है। सवाल का जवाब ये है कि नवाज शरीफ साहब को 100% यकीन था, हाँ, कि उन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। बिल्कुल सही। ठीक, उनको सी ऑफ किया गया लंदन एयरपोर्ट पर, हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया। सो हाई प्रोटोकॉल साहिब, यू नो, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हाई प्रोटोकॉल कि समवन वाज बीइंग सीन ऑफ बाय हाई कमिश्नर, और नॉट आउटसाइड द एयरपोर्ट, ही वाज इनसाइड द एयरपोर्ट इन द लाउंज एंड डिस्कस पॉलिटिक्स। देन
यहाँ उनका इस्तकबाल हुआ, यहाँ उनकी हाई टी हुई फोर्ट में, बिल्कुल बड़ी हुई। हाई टी हुई, फिर इस्तकबाल उन्होंने खिताब किया। तो वो एक आयोरा बना हुआ था उनके चारों तरफ कि और ये आ भी गया था, हाँ, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर, और उनका खिताब भी वही था। वही था, लेकिन एग्जैक्टली वही था। दो बातें हुई कि वो इसकी इस सूरत हाल को देखते हुए वो मूव नहीं कर पाया ज़्यादा, इत्मीनान से बैठ गए। वो ना सिर्फ वो, बल्कि मरियम को बिठा लिया उन्होंने, बेटा तुम भी बैठ जाओ, हाँ, साथ साथ से करेंगे। हाँ, और जलसे भी साथ साथ किए तीनों हजरात ने, ये नहीं कि तीनों फैल जाते। हाँ। पीपुल्स पार्टी ने क्या किया कि आसफा अलग हो गई, और जरदारी साहब अलग। सरकारी साहब जो कर बिल्कुल। सकते थे सेहत के बावजूद वो उन्होंने किया। अच्छा, आई थिंक नासिर भाई की जो ऑडियो है या वीडियो है वो चली गई है, तो दोबारा से नासिर भाई जब मिलेंगे और जब आएंगे तो उनसे रब्ता बहाल हो जाएगा। लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप इमेजिन अगर मरियम मरियम नवाज शरीफ बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत बढ़ के बोलती हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बहुत बहुत आगे आके बोलती हैं, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब जलसों में जब आते हैं तो उनका जोश देखने वाला होता है। ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा के बारे में तो ये कह सकता हूँ, शी इज़ अ क्राउड पुलर, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनके लिए लोग आते हैं, जिनको सुनने के लिए आते हैं। आप उनके नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन क्या वो एक बहुत बड़े जलसे को कंट्रोल कर सकती हैं, नेविगेट कर सकती हैं, अपनी अपनी बात को पहुंचा सकती हैं? तो ये बिल्कुल वो कर सकती हैं। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आई थिंक खुद एतमादी बहुत ज़्यादा थी, सेंस ऑफ रिलीफ बहुत ज़्यादा था, और ये सोच लिया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस वक्त इलेक्शन हमारा है और हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक यही बात जो है, ये बात थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है मुस्लिम लीग नवाज़ को। इसके बावजूद एक बेहतर तादाद में वोट हासिल किए हैं। उसके बरक्स ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ने एक कमबैक किया है। कमबैक किस सेंस में किया? पहले तो उन्होंने पीडीएम की मौजूदगी में वो जो हुकूमत बनी थी 16 महीने की, उसमें वो वज़ीर ख़ारजा बने, और आप उनकी अगर स्ट्रैटेजी देखें तो यहाँ पूरी पीडीएम की हुकूमत थी और यहाँ बिलावल भुट्टो बिल्कुल अलग नज़र आते थे। उन्होंने बेशुमार दौरे किए, लोगों से मिले। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है डोनाल्ड ब्लूम की, जो कि अमरीकी सफ़ीर हैं, जिन्होंने, और ये मीटिंग्स होती रहती हैं, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो से मीटिंग होना कहीं ना कहीं कोई ना कोई माने ज़रूर रखता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मीटिंग है ये कोई रंग लाएगी? बिकॉज आपको याद होगा कि इनको पहले मिलना था, लेकिन ये मीटिंग मौखर हो गई थी। यानी मिलना किससे था? मिलना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून से, लेकिन उसको मौखर कर दिया गया था। जब तक बिलावल डोनाल्ड ब्लूम से नहीं मिले हैं, अमरीकी सफ़ीर से नहीं मिले हैं, तब तक ये मीटिंग नहीं हुई है। मैं दोबारा नासिर भाई के पास जाता हूँ। जी नासिर भाई, सॉरी डिस्कनेक्टेड हो गया था, आप कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद मुझे आपसे एक और सवाल करना। उसके बाद ये हुआ कि वो घर बैठ गए, और इवन ये कि सूबे से बाहर भी एक बात गए, वो स्वातिया मानसरा, जी वो बिल्कुल। सिंध भी तशरीफ लेकर नहीं आए, बलूचिस्तान भी नहीं गए वो इस तरह। तो वो जो कंपेन थी, नेशनल कंपेन, वो नहीं कर पाए थे नेशनल लीडर। बिलावल ने तो क़यामत कर दी। बिलावल ने ग़ालिबन 47 जलसे किए हैं, बिल्कुल जो किए, बिल्कुल मेरे पास किए। काउंट है, और 47 किए हैं, और उनमें कंटेंट है शायद, अगर आप देखें कंटेंट है। उनमें कंटेंट है, उनमें मंशूर है, उनमें एक टिपिकल खास पॉलिटिक्स होती है, लेकिन सर इल्ज़ामात वाली। एक बात नासिर भाई, एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। बिलावल हैज़ हिट हार्ड ऑन मुस्लिम लीग नून, वेरी। यस, तो अब वो किस बुनियाद पे, अब दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़, आई गेस, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अब वो किस बुनियाद पे मुशावरत करें? उनका अपना ही जुमला मैं दोहरा रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है कि जी हम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, एंड नाउ ऑल इज़ हंकी डोरी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ब्लूम से जब तक मुलाकात नहीं हुई, तब तक आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने मुलाकात नहीं की है। तो सर ये क्या है? सर या मैं ही समझ रहा हूँ या दुनिया भी समझ रही है? सर क्या है सर? देखिए, बात मुझे पता नहीं डोनाल्ड ब्लूम की या डोनाल्ड लू की क्या कहानियाँ हैं, लेकिन मैं ही जानता हूँ ऑन द सरफेस जो मुझे नज़र आता है, जी सर। वो ये नज़र आता है कि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं पेट फाड़ दूंगा, जी बिल्कुल। मैं सड़क पे घसीटूंगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसके बाद मिसाक जमहूरियत हुआ ना, हुआ, बिल्कुल हुआ उसके सर। बाद मिलके बैठे, शुरू शकर हुए, और जरदारी साहब ने कहा ये दोस्ती नस्लों तक चलेगी, जिसकी नवाज शरीफ साहब ने तायद की। ये भी हुआ इस्लामाबाद के होटल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब मौजूद थे वहाँ पर, दुरुस्त दुरुस्त। ये भी हुआ। तो ये तो बहुत मामूली बात है, मैं शेर का शिकार करूंगा, चौथी बार नहीं बनने दूंगा,
ये तो बहुत सॉफ्ट है, और ये सॉफ्ट बेली पे भी नहीं है, ये हार्ड बेली पर है। तो मुझे लगता ये है कि अब पहले शिकायत हुई थी कि जनाब आपने सख्त बातें की, उन्होंने कहा जी वो तो होता है पॉलिटिक्स में, आपने भी सख्त बातें की हैं, आपने भी, एक साहब ने तो कह दिया आप राके एजेंट हो, ये तक कह दिया गया। और उन साहब से बिलावल ने कल बाकायदा गले मिलाया वो, अगर आपने वीडियो देखी हो जी कि बिल्कुल वो साद रफीक से गले मिल रहा है बहुत जोर से। बिल्कुल तो देखिए। ये कहानियां होती हैं, ये चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इस वक्त यही मुफाद है कि वो मिलकर बैठे। मैं एक जल्दी से बता दूंगा आपको ऑप्शन, कई ऑप्शन है, फलां प्राइम मिनिस्टर, फलां प्रेसिडेंट, फलां चेयरमैन सेनेट, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ऑप्शन नया भी है कि दो दो ढाई ढाई साल आप ले ले बारी बारी, कहते हैं ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बारियां लेती है, तो 5 साल में 2 बारियां ले लें आप, अच्छा एक का प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो जाए, दूसरे। एक सवाल इससे पहले कि मैं फाइनल क्वेश्चन पे आऊँ और आपसे ये पूछूं कि जी वजीर आजम कौन होगा और सदर कौन होगा या सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। हियर्स माय क्वेश्चन। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अगर कोई जमात सबसे ज़्यादा खुश है इस वक्त तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। सिंध असम्बली में भी सीट्स हो गई हैं और ज़ाहिर वफाक के अंदर वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी की हैसियत से उभरे हैं, इस सेंस के अंदर कि अब उनको इल्हाक करना पड़ेगा, चाहे जमात कोई भी आए वफाक में, किसी की भी हुकूमत हो, वेदर इज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग और टुगेदर मुस्लिम मुत्तहदा का उनको करना पड़ेगा इल्हाक। और मुत्तहदा ने जो पेशकश रखी है वो ये रखी है कि जी आप गवर्नर जो है वो हमारा होना चाहिए हमेशा की तरह से, और इसके साथ साथ मंसूबे जो हैं उन सबको आप ऑनलाइन करें। एंड लेट्स सी व्हाट मुत्तहदा क्या कुछ कर पाएगी, क्या इस बार कराची की किस्मत बदलेगी या सिर्फ ये मुज़ाकरात की हद तक ही होगा? देखिए बात यह है कि एमएनएस कराची की किस्मत नहीं बदल सकते, एमएनएस किसी शहर की किस्मत नहीं बदल सकते, ये मतलब लॉ है ये। ठीक है। उनका काम ही नहीं है गटर साफ करना, उनका काम ही नहीं है नाली साफ करना, ये काम तो बल्दियात का है। तो लोकल बॉडीज को होना चाहिए, लोकल बॉडी कराची में मौजूद है, लाहौर में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एमक्यूएम ने जितनी सीटें ली हैं उन पर इतराज़ात हैं, अभी वो जा रहे हैं उस जरदारियों में, जमात वाले भी पीटीआई वाले भी। और इतनी सीटें मिलना, ये तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने 3 रोज़ पहले कह दिया था कि हम 18 मिलेंगी, लेकिन 3 रोज़ पहले उन्होंने कैसे कह दिया था, ये सवाल भी आ रहा है, बार बार आ रहा है। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये सवाल ना आए तो अच्छा है। हाँ आगे ना आए तो अच्छा है, लेकिन हाँ, जैसे पहले पीटीआई का आया था 2018 का कि उन्हें कैसे मिल गई, याद है ना आपको? सब अच्छा, अब सूरत हाल ये है, अब सूरत हाल ये है कि उनको, उन्होंने 3 तरामीम दी थी आइन के अंदर। जी बिल्कुल। आइन में तरामीम करते, अच्छा आइन में तरामीम शायद साहब आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि घर का खेल थोड़ी होता है। अच्छा नासिर भाई, मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक का, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास वापस आता हूँ। जस्ट मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एंड हमारे साथ नासिर भाई मौजूद हैं इस वक्त। नासिर भाई देयर? जी जी। नासिर भाई वेरी वेरी क्विकली, बिकॉज टाइम बिल्कुल कम है, उसके बाद हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं सर। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में वजीर आज़म कौन होगा? ये कल भी पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन आज की सूरत हाल पे आप बताइए कि वजीर आज़म कौन होगा, वेरी क्विकली। मैं पता तो नहीं मुझे, मेरा अंदाजा हो सकता है कि शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। शहबाज। और उसके साथ लेकिन 1-2 बातें बता दूं आपको मैं मजीद सर कि ऑप्शन एक और भी है कि 2.5 साल दोनों बन जाएं अलग अलग। अच्छा। तीसरा ऑप्शन एक और भी है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपोजिशन लीडर अगर चाहे तो पार्लियामेंट को मफलूज कर सकता है, मुख्तलिफ कमेटियों में यस ना कहकर या अप्रूवल न देकर। वहाँ कौन होगा? क्या वहाँ बिलावल होंगे? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है। एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि बिलावल बन जाए अपोजिशन लीडर, और उनकी पार्टी में एक बड़ा हल्का ये भी कह रहा है कि अपोजिशन लीडर बन जाए, या ये कुछ दिनों के बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत से बाहर आ जाए। अच्छा सर, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। सवाल मैं आपको आज दे रहा हूँ, हाँ या ना का आप जवाब देंगे, और उसके बाद कल इस पर आप तफसील से मुझे बताएंगे कब ऐसा होगा कि बैरूनी मदाखलत हमारे मुल्क में नहीं होगी। इसका जवाब भी ले लें मुझसे आप, ऐसा मुमकिन नहीं है अभी फ़िलहाल मुमकिन नहीं। नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेडीज़ एंड CA रिकॉर्ड होल्डर हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकॉर्ड होल्डर हैं, इंतहाई यंग,
very energetic and extremely busy. We're grateful that she's here. Let's say hello to Huria Batul. Assalamu alaikum, Huria. Assalamu alaikum, Huria. आप नहीं हैं? Oh, okay. We're trying to. इसी वजह से हमने नासिर भाई को खुदाफिज कहा था जल्दी. बहरहाल हुकूमत किसी की भी बने, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानियों को ये डिसाइड करना है, और पाकिस्तानियों ने डिसाइड किया है. आप ये इमेजिन कीजिए कि लोग बाहर निकले हैं, लोगों ने वोट दिया है. दिस इज़ व्हाट योर द पावर ऑफ वोट कैन डू. दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ द वोट कैन डू. और सबसे बड़ी बात ये, मुझे बड़ी खुशी है, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन मैंने पहले भी अपना खदशा जाहिर किया था कि बिलावल चाहे कितनी भी नई सियासत का जिक्र करें, मुझे डर ये है कि कहीं वो पुरानी सियासत की नज़र ना हो जाएं. ये मेरा जुमला याद रखिएगा कि बिलावल चाहे कितनी भी नई सियासत का जिक्र क्यों ना करें, और मैं जब भी उनकी तकरीरों को सुनता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है. देयर आर टाइम्स व्हेन, जब मैं मरियम साहिबा की तकरीरों को सुनता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों को एक फेयर डेवलपमेंट का जो चांस होता है वो हमारे मुल्क में नहीं मिलता. तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इन लोगों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को लीड करना चाहिए, फ्रंट से लीड करना चाहिए. ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ वो जमात बनी है जिस जमात ने नए लोगों को लिया है. वी हैव गॉट हुरिया बतूल नाउ, सो लेट्स से हेलो टू हुरिया. हुरिया, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं आपसे आपकी एज बिल्कुल नहीं पूछूंगा, बिकॉज यू नो वो पूछनी भी नहीं चाहिए, बट मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, व्हाई सीए एंड सच एट यंग एज? आई थिंक शायद बिकॉज मैंने स्टार्ट से ना, जब मैं छोटी थी तो मैंने टीवी पे देखती थी कि जब वो कॉर्पोरेट वुमेन आती थी ना, वो बॉस लेडीज टाइप से, तो मैं ना हमेशा कहती थी अपनी बहनों को कि हाँ मैंने ना बड़े होकर ये बनना है, तो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू बी. और ऐसे ग्रू अप, और जब मैंने A-levels करी थी अपना, तो देर आई रियलाइज कि हाँ जो फाइनेंस का एक काफी बोरिंग सा एक हम लोगों ने बनाया होता है ना अपने माइंड में कि यार फाइनेंस साइड समथिंग काफी एक नंबर क्रंचिंग है और सिर्फ एक बोरिंग सी चीज है. हाँ. तो जब मैंने देखा अपने इर्द गिर्द लोगों को जो परस्यू कर रहे थे सीए को या इवन ACCA को, सो आई थॉट कि नहीं, दिस इज समथिंग जो मैं लीडरशिप रोल में शायद अगर मुझे जाना, सो दिस इज समथिंग जो मैं एस्पायर करती हूँ ये रोल. Okay. So, So this is what drew me towards CA. अच्छा, so tell me, are you boring? या आप ऐसी हैं ड्राई सी, या you enjoy life like anything, you're very sparky and all? Because since I don't know you personally, that's why I'm asking. No, I think I am very social. I'm very. I used to be an introvert, लेकिन अब I think it's जब से मैं जॉब कर रही हूँ and after doing CA, I'm a very extrovert person. और मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हूँ. और I like to hang out with my friends. I hang out with my friends a lot actually. Okay. So I think नहीं, I'm not the kind of person कि जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हमने वो माइंडसेट रखा हुआ है, तो no, I'm not that kind of person. अच्छा, टेल मी वन थिंग, अगर आपको पाकिस्तान की वजारत खजाना दे दी जाए, कितनी जल्दी आई नो यू weren't expecting that, बट कितनी जल्दी आप पाकिस्तान का कर्जा खत्म करवा देंगी? I don't think I should comment on it. This is something I really don't want to comment on. No, you should. You are the youth. You should comment on that. Seriously, आपका जो टेक है ना, वो हम सबसे बेहतर होगा. प्लीज बताइए. I think there's a lot to work. A lot to work. मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं एक साल में खत्म कर दूँगी like a lot of politicians, but yes, I think there's a lot to work. But do you think it is possible? Is it possible to get rid of every debt that we have? Yes, definitely. Because अगर हम इसको छोटे स्केल पे भी देखें, so अगर हम अभी तो हम बहुत बड़ी इकोनॉमी की बात करें, अगर हम एक छोटी एक ऑर्गेनाइजेशन से की हम बात करें, so there are many organizations जो कि हम देखते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनीज है, but gradually they improve, they move towards profits. So अगर हम उसी को अगर हम extrapolate करें towards a country or on a country, so I think definitely with the right policies, with the right structure हम कर सकते हैं. This is doable. अच्छा, what are your further plans? आपके आगे के plans क्या हैं? What do you want to be? Obviously you're a chartered accountant, लेकिन इसके अलावा plans क्या हैं? आगे जिंदगी में क्या सोचा है आपने? Short term, for my personal sake, I think there's a lot to learn in finance, because finance की इतनी ज़्यादा अब it has grown कि मैं अगर finance में अपने आप को consider करूँ, so there's a lot to learn. Okay. But on another level, I want कि हाँ in the longer run, I want to contribute कि मैं पाकिस्तान economy में local industries को help out कर सकूँ to grow. ओके. अच्छा, मुझे एक बताइए, जैसे ग्रीमीन ने शुरू किया था, डॉक्टर यूनुस अहमद ने शुरू किया था, क्या पाकिस्तान के अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग जो कहीं कहीं होती है, क्या पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंसिंग वर्क कर सकती है? क्या उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? I think yes. जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि there's something कि everything needs a structure.
everything needs policies. तो अगर आप and definitely a good leadership. So कॉम्बिनेशन है सबका, एक भी चीज मिसिंग होगी तो नहीं हो सकेगा. सो आई थिंक विद एवरीथिंग इंटैक्ट तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग, एवरीथिंग इज डूएबल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, थिंक अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आज हमारे पास टाइम नहीं बचा और आपको ज़ाहिर है समा जाना है इस वक्त. आपसे निकल के आप समा को इंटरव्यू देंगी. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज सच अ वंडरफुल यू नो आई रियली एंजॉयड मीटिंग यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डन सच अ वंडरफुल जॉब. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीक में कोई ऐसा टाइम दीजिएगा जहां हम और आप एक्सटेंसिवली बात कर सकें. हमारे 24 के ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बहुत सारी बातें, अभी मैंने किसी चीज़ को भी पूछा नहीं है आपसे, लेकिन चूँकि टाइम कम था इसलिए मैं नहीं कर पाया. तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीक हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपना. श्योर, डेफिनेटली एनी टाइम. थैंक बहुत शुक्रिया दसूरिया मकबूल. उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है दुनिया की यंगेस्ट तरीन सीए का, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इनसे हम बहुत सारी बातें करें. और ऑनेस्टली आई एम प्राउड ऑफ हर. एक छोटा सा, अबे यार तुम लोग जब इंपॉर्टेंट बात हो रही है ब्रेक पे क्यों जाते हो, हम पता नहीं क्या कुछ दिखाते रहते हैं बगैर उसके, मतलब चलिए जी, हमारे यहाँ वक्फा सिर्फ टेलीविज़न पे लिया जाता है, आबादी में वक्फा है ही नहीं. हालांकि आबादी में वक्फा लेना चाहिए. लीजिए ब्रेक लीजिए जी. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. और हम बात कर रहे हैं बालों की जी. ये एक बहुत बड़ा इशू है जो बालों का होता है. लेट्स से हेलो टू डॉक्टर मरियम मंजूर साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. डॉक्टर अरीज खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. मैम बहुत बहुत शुक्रिया. एंड डॉक्टर साइमा अहमद, शी इज़ समरा अहमद, शी इज़ फ्रॉम कराची और DSNG में हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल. आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. आज हम बालों के बारे में बात करें तो विल स्टार्ट विद डॉक्टर अरीज खालिद एंड देन फिर हम बात करते हैं. सबसे पहले तो कॉजेज़ बताएं, ये बाल गिरते क्यों हैं? क्या ख़वातीन और मर्दों में बाल एक ही तरह से गिरते हैं या उनका अलग अलग गिरने का रीज़न होता है? और ये जैसे अब फॉल गुजरा है तो क्या जब बाहर आएगी तो फिर नए बाल भी आएंगे? देखिए, पहले तो अनफॉर्चुनेटली अगर रीजंस में आए तो हमें विरासत में जायदाद मिले या ना मिले, हर ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हम नहीं चाह रहे होते, तो उसमें सबसे पहले गंज बनाता है. भी मिले विरासत में वो ऐसी चीज़ है जो मतलब वो भी गंजे. I'm not going to say that. I'm not going to say that. You said that. I didn't say that. I didn't say nothing of it. So please, no. Let's not go there. तो वो उसमें ये कि ज़ाहिर आपकी इनहेरिटेंस सबसे पहले बहुत काउंट करती है. जेनेटिक्स बहुत मैटर करती है आपकी. बेटा, ये जिसने भी चाय बनाई है ना, उसे मेरी तरफ से जाके माथे पे एक बोसा ज़रूर देना. हाँ जी प्लीज़. तो उसमें ये कि जेनेटिक्स तो सबसे मेजर फैक्टर है कि आपको विरासत में अगर आ रही है, अगर आपकी फैमिली में कहीं रन कर रही है, लाइक पैटर्नल साइड पे, मैटरनल साइड पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ये ट्रांसफ़र हो. और उसके बाद जो है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काउंट हो रहे होते हैं. जिस तरह अगर सर्दियाँ होती हैं उसमें हेयर फॉल यूजुअली बढ़ जाता है, ठीक है. इसी तरह जब वो आपकी कह लें ऑटम का सीज़न होता है उसमें भी हेयर फॉल बढ़ जाता है. लेकिन अब जो मौसम आ रहा है इसमें आपके बेहतर होना शुरू हो जाते हैं बाल. हाँ बिल्कुल. और प्लस ये कि जो डैंड्रफ के इश्यूज़ भी अगर आपने देखा हो, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो अभी सर्दियों का मौसम गुजरा है, बड़ी पीक सर्दियाँ थी, तो उसमें डैंड्रफ एक बहुत मेजर कॉज है हेयर फॉल की. तो उसमें उन लोगों में भी आ जाती है डैंड्रफ जिनमें जनरली नहीं होती है, क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो एक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज. तो वो भी जब चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं मौसम के साथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि डेफिनेटली आपकी कंडीशंस बेहतर होती हैं. लेट मी आस्क यू दिस डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या बालों को गर्म पानी से धोना गलत है? अक्सर लोग ये कहते हैं कि बालों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, उससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं. इज़ दैट ट्रू? यस, बिल्कुल ट्रू है ये. क्योंकि गर्म पानी जो होता है आपका सारा मॉइस्चर भी ले जाता है और फिर वो बाद में हीट, आपके बालों में से ऑयल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो भी एक वजह बनता है कि सर्दी अगर लग रही हो तो फिर क्या किया? आप इसका मॉडरेट पानी से आदत बना लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करती, आपको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता. और या फिर अगर आप फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोने के आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्विच करें अपनी आदत को. आपने ये बात बड़ी अच्छी कही. अगर आपको आदत आप बना लेना, अब हमें आदत हो गई है बगैर गैस के रहने की, आदत हो गई है बगैर बिजली के रहने की, आदत हो गई है बगैर किसी हेल्थ केयर सिस्टम के रहने की, तो आदत जब हो जाए ना तो वो बहुत अच्छा होता है. और उसमें ये कि आदत इसकी भी बनाई जा सकती है कि आप थोड़ा अगर बहुत गर्म पानी यूज़ कर भी लिया स्टार्ट में, तो लेकिन एंड पे ज़रूर आप मॉडरेट या थोड़ा सा नॉर्मल पानी से सर को धो लें, तो भी टेम्परेचर स्कैल्प का नॉर्मल हो जाता है और वो डैंड्रफ भी कम बनती है. बाल उससे गिरते हैं अगर गर्म पानी से? गिरते हैं. तो गर्म पानी से भी गिरते हैं और डैमेज होते हैं. जो ऑलरेडी वीक हेयर हैं, देखें आप उसे कोई भी इंजरी देंगे, चाहे वो टेम्परेचर से दें
दें, चाहे आप हीट से दें, चाहे केमिकल इंजरी दें या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, वो उसको एक ट्रॉमा ऐड कर देता है उसका, ठीक है, तो उसमें एडिशन हो जाती है। तो अगर आप बालों को बेहतर रखना चाहते हैं तो फिर उसमें ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी, जैसे कोरा पानी कहते हैं, उससे ओके ऑलराइट। मैं आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर समरा, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ख्वातीन की जो बॉल्डनेस होती है वो अलग तरीके से होती है, जो मर्दों की होती है वो अलग तरीके से होती है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो हेलमेट पहनते हैं और गर्दो गुबार से महफूज तो रहते हैं वो, लेकिन अंदर का पसीना जो है वो वहीं रह जाता है और फिर उस हेलमेट की सफाई भी नहीं होती, एंड देन वो बड़े लंबे लंबे जर्नी जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रहे होते हैं। तो क्या उससे मर्दों के बाल मुतासर होते हैं? जी बिल्कुल साहिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने स्कैल्प के हाइजीन को बहुत रखें, अच्छा रखें हम हाइजीन को। इसमें फ्रीक्वेंट शैम्पू करना ज़रूरी है, प्रॉपर अच्छा रखें, आप अपनी डाइट को अच्छा रखें। आप इसकी बात करो कि ह्यूमिड हो जाता है जी, सो ह्यूमिड बिल्कुल जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे बालों के हेयर फॉल को इंक्रीज करता है, और प्लस नॉन हाइजीनिक क्योंकि हेलमेट वॉश नहीं होता तो ऑब्वियसली उसमें जो है प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल इंक्रीज होता है। हेयर फॉल इंक्रीज होता है, तो उसके लिए किया क्या जाए? जब आप हेलमेट उतारते हैं, जब आप घर आते हैं, चलें घर आ गए, तो घर आने के बाद क्या किया जाए? शैम्पू करें आप अपने हेयर को, डेली शैम्पू करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप शैम्पू फ्रीक्वेंट करें उसको, हाइजीन अच्छी रखें अपने हेयर की, स्कैल्प की। अच्छा, किस उम्र से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं मर्द या ख्वातीन के अंदर? कोई उम्र सेट है या आजकल हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से बाल जल्दी गिर रहे हैं? अच्छा, इसमें यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप के एलोपेशिया होते हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। डिफ्यूज टीलोजेन एफ्लूवियम है जिसमें कोई फैक्टर्स होते हैं लाइक स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। प्लस आप जो हार्मोनल बात कर रहे हो, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, बिल्कुल फीमेल पैटर्न और मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी ये यंग एज से नहीं, ये एक मिडिल एज से स्टार्ट होता है। ठीक है। प्लस इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स बहुत काउंट करती है। ऑलराइट, हम विरासत पे आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहबा। मुझे बताइए, ये मोरूसियत में, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनके बाल लाइट हैं, अम्मा के बाल एक ज़माने में बहुत थिक थे, लेकिन माय फादर ऑलवेज हैड वेरी लाइट हेयर, तो मुझे उसको बाकायदा कॉम्बैट करना पड़ा है। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मैंने 20 साल प्रोपेशिया खाई है, 5 साल प्रोस्कार खाई है। लिटरली आई एम नॉट, प्रोस्कार मैंने ज़ाहिर प्रोस्टेट के लिए नहीं खाई है, मैंने प्रोस्कार इसलिए खाई है बिकॉज यहाँ पर मिलना बंद हो गई थी। और रोगेन डेली लगाई है ट्वाइस अ डे, तब जाके मैंने अपने बालों को महफूज किया। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी, आपका नाम? जी शुमाइला। जी शुमाइला, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं? तो शायद है मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं ना। ओके। बहुत हेल्दी बाल थे, लंबे बाल थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ओके, आप अगर होल्ड कीजिए तो मैं डॉक्टर साहबा से पूछता हूँ। डॉक्टर साहबा आपसे बात भी करेंगी बिकॉज उनको जो इन्फो चाहिए होगी वो आप ही दे सकती हैं। जी डॉक्टर साहबा। जी, आपने लास्ट कोई सीबीसी करवाया अपना? नो। अरे कोई ब्लड टेस्ट वगैरह आपके हुए हों? या पहले मुझे बताएं, आप मैरिड हैं? जी मैरिड हूँ, बच्चे माशाल्लाह थे मेरे। 3 बच्चे। और आपको क्या लग रहा है कि कब से आपके बाल ज्यादा गिरना शुरू हुए हैं? तकरीबन 3 मंथ हो गए ना। अच्छा, ठीक है। और इसमें कोई लास्ट प्रेगनेंसी आपकी कब हुई है? जी माशाल्लाह 7 साल हो गए। ठीक है। और आपको कोई पीसीओएस का इशू या कोई थायराइड का इशू है? नो, बिल्कुल सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लेकिन बस वो जो टेंशन होती है आजकल, जो टेंशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से शायद हो रहा है। ठीक है। और कोई आपको डिजीज ऐसी हुई हो, कोई डेंगी या आपको कोविड या इस टाइप की कोई डिजीज हुई हो? नो, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है, आई एम फाइन। ठीक है। तो फिर ये बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली ये एनवायरमेंटल बेस्ड है। ये कह रही हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड है। अच्छा, स्ट्रेस भी है। जी, इन्होंने कहा कि आजकल जो हालात हैं जाहिर है बहुत टफ हालात हैं। जी हाँ, तो उसमें अगर आपकी स्ट्रेस रिलेटेड है तो जो आपको खुद पता है कि कॉज क्या है, तो आपको उसको थोड़ा सा खुद फाइट बैक करना पड़ेगा। बायोटिन वगैरह खाने से कुछ बेहतर हो जाए? बिल्कुल। आपका देखिए, हमने ये सवाल जिस तरह पूछे हैं उसकी वजह ये होती है कि अगर क्योंकि अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है तो भी जिस तरह आप कह रहे थे अभी कि एज रिलेटेड, तो छोटे बच्चों में भी बाज़ आपको अब तो हेयर फॉल नजर आता है, उसकी वजह ये है कि उनमें भी आयरन डेफिशिएंसीज हैं।
जैसा पॉलीसिस्टिक ओवरीज है उसके साथ भी रिलेटेड है। थायराइड का अगर आपको इशू है तो उसके साथ भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन इस केस में अगर आपको पता है कि वजह क्या है, जिस तरह आपको ये, अगर पहली बात तो ये कि जब आपको ये पता है ना कि आपकी वजह क्या है, कॉज क्या है, तो आधा ट्रीटमेंट आपका वही हो जाता है। ठीक है, आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। प्लस यस, बायोटिन्स वर्क करते हैं आपके, और इसके साथ आप बेहतर होता है कि अगर आप ख़वातीन में, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जब खास तौर पे 3 प्रेगनेंसीज हैं, मल्टीविटामिन किसी ने नहीं लिए हुए हैं, विटामिन डी को चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद विटामिन डी की शॉर्टेज भी पीछे मौजूद होती है। एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे कि स्ट्रेस की वजह से जो बाल गिरते हैं उनसे बचा जाए, और ख़ास तौर पे स्ट्रेस से कैसे बचा जाए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हाल है और हमेशा है। हदीस में आता है कि जब आप काबे को देखें और दुआ मांगें तो जो दुआ काबे को देख के मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। अब यकीन माने, मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी अपना शार बना लिया है कि मुझे जब भी किसी चीज़ की हाजत होती है, किसी के लिए भी मैं मांगूँ, तो मैं काबे मेरे इसमें इमेजेस में जाता हूँ गूगल के, उसमें काबे को देखता हूँ और मैं दुआ मांगता हूँ। और देखिए, जो कुछ भी है वो तो है। आप स्ट्रेस को सिर्फ उसी वजह से तो ख़त्म कर सकते हैं जब आप उसको फेस करें, जिस वजह से स्ट्रेस है उसका सामना करें। द मोमेंट यू फेस योर फियर, जब आप अपने डर को फेस कर लेते हैं, तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से कितने बाल गिर सकते हैं, क्या खाना उसके अंदर असरअंदाज होता है, हम जो खाते हैं क्या उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं? स्ट्रेस देखिए, नॉर्मली जो बाल गिरते हैं वो डेली 50 to 100 अगर आपके गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी का सामना भी है और उसकी वजह से आपको गंजपन नजर आना शुरू हुआ है, या इतने बाल, अक्सर लोग आते हैं वो कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब जड़ों से बाल निकल रहे हैं, वो हम नहाते हैं या गीले होते हैं तो वो कंघे गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हैं। ठीक है, तो ये डेंजरस है। ठीक है, उसमें स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस में होने की वजह से आप फिर डाइट भी नहीं ले पाते, ना सो पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस अगर है जहाँ पर बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, रेंट है मकान का, तो क्या किया जाए, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? उससे तो देखिए, उसके लिए तो कोशिश ही की जा सकती है कि उन फैक्टर्स को तो हम जाहिर बात है उसी तरह से बिल दे के ही वो मतलब मसला हल हो सकता है। लेकिन ये के साथ साथ अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, एक स्ट्रेस को लेके ही बैठ जाएंगे, तो आप डबल काम अपना खराब कर लेंगे ना। कि वो प्रॉब्लम तो आपकी वहीं की वहीं है और बाल भी एडिशनल गिर रहे हैं, फिर हेल्थ भी खराब हो रही है, फिर बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज फिर ज़्यादा हो जाती हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, अपना ख्याल ही नहीं रख पाते। ठीक है, तो उसमें हाइजीन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा ये कि रिलैक्स करना, कि जब भी अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मनफी सोच आए तो आप आंखें बंद कर लें, 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करें और सोचें कि किसी लाइट एनवायरनमेंट में हैं। ठीक है, किसी भी अच्छी उसको इमेजिन कर लें, जैसे काबा शरीफ को ही आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप उल्टी गिनती करें तो आपकी वो सोच जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। और उल्टी गिनती करें, यानी 10 से उल्टी गिनती करना शुरू कर दें तो आप वाकई में रिलैक्स हो जाते हैं, उस चीज़ से निकल आते हैं जो आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे थॉट प्रोसेस आपका चल रहा होता है, तो उसको ब्रेक। डॉक्टर साहब, इस पे यकीन नहीं आया मुझे। नहीं, आप करके देखिएगा कभी कि 10 से आप उल्टी गिनती गिने, आप स्ट्रेस में हो तो आपकी वाकई। एक आदमी था, वो जंगल में जा रहा था, तो जंगल में जाते जाते देखा उसने कि एक शेर आ गया। तो हिंदू था, उसने इधर उधर देखा तो सामने एक मंदिर नज़र आया, तो कहने लगा कि भगवान सामने शेर है, दहाड़ रहा है, क्या करूं? तो एक आवाज़ आई कि पत्थर उठा के शेर को मारो। हाँ, उन्होंने पत्थर उठा के शेर को मार दिया, शेर और जोर से दहाड़ा। कहने लगा भगवान अब क्या करूं? कहने अब जो करेगा शेर करेगा। तो that's what it is। ये उल्टी गिनती वाली बात मुझे ये साइकोलॉजी में है कि आप इसको रिवर्स काउंटिंग करें तो आप वाकई में आपकी थोड़ी सी एंजाइटी बेहतर हो जाती है। आज मैं करूंगा, ये आप करके देखिएगा। आज मैं करूंगा और मैं आज राजा को भी करवाऊंगा। और आप दूसरा ये कर सकते हैं, आंखें बंद करके लंबे गहरे सांस लें, पूरा सांस एक अंदर लेके जाएं, रोकें और उसको 10 सेकंड के बाद गिनती करके बाहर निकाल दें। उससे भी ये योगा में भी होता है और इसमें भी होता है। और ये याद रखिए, बहुत रिलैक्सेशन। और ये याद रखिए, सांस रोकने के बाद लेना जरूरी है, लेना भी जरूरी है, उसको निकालना भी है, रोकना है और देन निकालना है। बना कुछ और भी हो सकता है, आप सांस रोक लें, खुदा ना करे ये मश्क आप बहुत देर जारी रखें। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो फिर आप सिर्फ आवाजें सुनेंगे, मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा मत कीजिएगा। लेना बहुत जरूरी है, रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बाल तो रह जाएंगे ना, और बाल भी रह जाएंगे। फिर दूसरा नहीं, मैं गंजा ठीक हूँ, as long as I'm living, I'm all right with it। अच्छा जी, मैं एक टेलीफोन कॉल लूंगा, टेलीफोन कॉल लेने के बाद डॉक्टर समरा की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं क्या बात कर रही हूँ? जी, क्या कहना चाहती हैं? सर मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि मेरी बेटी की उम्र 13 साल है
और उसके बाल बहुत गिरते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, मैं डॉक्टर और समरा। दूसरी जो दूसरी बेटी है मेरी, उसकी एज 8 साल है। ओके, और उसके भी बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। मैं अपनी बच्चियों की डाइट भी बहुत अच्छी रखी हुई है, ओके। लेकिन उन दोनों के बाल बहुत, हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा है। शैम्पू भी चेंज करके देखे हैं तो उसके भी हस्ताक्षर चुकी हैं। ऑलराइट, और समझ नहीं आता। आप होल्ड रखिए, प्लीज आप होल्ड रखिए, मैं पूछ रहा हूँ। डॉक्टर समरा, इनकी ये कॉल कर रही हैं आई थिंक लाहौर से ही, और इनकी जो बेटियां हैं वो 2 हैं, एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 13 साल है, और दोनों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जबकि ये कहती हैं कि इन्होंने डाइट भी ठीक रखी हुई है। जी, अच्छा, इसमें ये हो सकता है साहिर कि इनको बिल्कुल एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, इसमें इनके प्रॉपर टेस्ट होंगे। जबकि ये कह रही हैं कि इन्होंने डाइट भी बहुत अच्छी रखी हुई है, देयर मस्ट बी सम रीज़न। उसमें एग्जामिन करेगा डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली प्रॉपर एक एग्जामिनेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद डायग्नोसिस बनती है कि हेयर फॉल क्या हो, रीज़न क्या है उसका। देन फिर हम उसको डायग्नोस करने के बाद अकॉर्डिंगली उसको फिर ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो इनके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। जी जी, इसमें बच्चों में ये होता है कि बच्चे भी स्ट्रेस का ऑफ कोर्स, अगर इतना लंबे अरसे से हो रहा है, डाइट भी बहुत अच्छी है, ये कह रही हैं सब कुछ ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। बच्चों में बहुत कॉमन रीज़न होता है एनीमिया। Okay. सो डाइट तो ले रहे होते हैं बट हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते बच्चे, जिसमें प्रोटीन्स एक प्रॉपर होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, बायोटिन होना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से फिर हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। प्लस छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस फैक्टर बहुत है। मैं अगेन कहूँगी, स्कूल्स में बर्डन बहुत ज़्यादा है आजकल, जो हम लोग जिस ज़माने में पढ़े थे बट अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो ये भी एक फैक्टर है। तो जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो फिर आप प्रॉपरली एक डायग्नोस करते हैं चीज़ को, और फिर अकॉर्डिंगली जो है आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बच्चों में ये भी देखना ज़रूरी है कि बच्चों में इन्फेक्शन तो नहीं है। बच्चों में अक्सर सर में दाने भी होते हैं, जुएँ भी होती हैं, उनकी वजह से भी बाल बाद में बच्चे खारिश करते हैं। जुओं की वजह से बाल गिरते हैं? जी, क्योंकि जुएं की वजह से ब्लड लॉस होता है, जुएं हमारा खून पीती हैं, उसकी वजह से एनीमिया होता है। डायरेक्ट नहीं होता लेकिन इसका इनडायरेक्ट होता है। और डीवर्म करना बच्चों को, उनके बच्चों के पेट में कीड़े बहुत होते हैं और वो भी हमारा आयरन आधे से ज़्यादा वो ले जाते हैं। उसकी वजह से इनडायरेक्टली बच्चों को आयरन जो डेफिशिएंसी रहती है वो इस वजह से रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को सामने देखा जाए कि क्या उसके नेल्स भी मुतासिर हैं, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, सर में कुछ बना हुआ तो नहीं है। पेट्स के साथ बच्चे खेलते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन कैरी करते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया था, उसकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और उसकी पेट थी और वो उसके साथ खेलती थी और उसके भी वही इन्फेक्शन था जो कि फंगल इन्फेक्शन था और उसके वहाँ से सारे बाल गिर चुके थे। अच्छा जी, तो बच्चों में बड़ा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखा जब वापस आते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट फूड्स जो बालों के लिए हैं, और वो और क्या ऑयलिंग बेहतर होती है और खाने बेहतर होते हैं, कौन से खाने खाने चाहिए और ऑयलिंग कितनी बार करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, खाना हमें बहुत पसंद है, 75 साल से खा रहे हैं, लेकिन भूख मिटी नहीं और ना वो मिट सकती है। आप यकीन जानिए, बारी ले लेके खाते हैं, कभी कभी इकट्ठे खा लेते हैं और कभी कभी अलग अलग बारियां लेते हैं। फिर हमें अकेला खाना कभी पसंद नहीं। अगर कोई अकेले खाने लगे तो या तो हम हिस्सा मांग लेते हैं या उसका भी खाना बर्बाद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये बात तो हुई जहां आप समझे वही मैंने कहा। अब आते हैं बालों की तरफ। खाना कितना इंपॉर्टेंट है बालों के लिए? असल में बात ये है डॉक्टर साहिबा, खाना कितना इंपॉर्टेंट है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जाएं जिससे बाल मजबूत हों? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें जो भी आयरन कंटेनिंग है चीज़ें, फैट्स के अलावा, ठीक है, लेकिन फैट्स भी अगर नट्स वाले हैं, जो नट्स के अंदर होते हैं, दे आर गुड फॉर यू। उसके अलावा आपके वेजिटेबल्स हैं, लेकिन वेजिटेबल्स इस तरह हम उनका बेड़ा गर्क करके पकाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता। हम तो मतलब पूरी बर्बादी उतारते हैं, उसको भून भून के उसका कुछ नहीं हम छोड़ते। तो इसलिए कोशिश करें कि सैलड फॉर्म में लें। कभी आपने वो सब्जियां उगते हुए देखी हैं? हाँ। उनमें दरअसल कुछ नहीं होता। आप मलीर चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो पानी उन्हें दिया जाता है ना, अगर आप वो देख लें तो फिर आपको सब्जियों का पता चल जाएगा। जी इरशाद कहिए। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हमारे पास आके लोग बात करते हैं कि जी हम बाहर का नहीं खा रहे, हम घर का खा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अब जो हम घर में भी खा रहे हैं ना, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं खा रहे। हम जो भी आपके पास आ रहा है गोश्त किसी भी फॉर्म में, मीट, उसमें डेफिनेटली हार्मोन्स इंजेक्टेड हैं।
ठीक है। आपके पास वेजिटेबल्स आ रही हैं, दालें आ रही हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं और वो अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर जा रही हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई इंसान बैलेंस डाइट नहीं ले सकता। दैट इज़ वन थिंग जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो जब जैसे ही बच्चे होते हैं तब से लेकर वो बूढ़े होने तक उनकी मल्टीविटामिन्स उनकी पैनिटीज़ में मौजूद होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें नहीं आप ले पा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में यानी कि मल्टीविटामिन्स की फॉर्म में ले लें, बजाय इसके यहाँ पाकिस्तान में अक्सर लोग आके जब हम उनको मल्टीविटामिन्स दें या कोई सपोज लाइक बायोटिन्स दे रहे हैं इस तरह, तो आके कहेंगे डॉक्टर साहब हमें तो 2 महीने हो गए खाते हुए। ठीक है, 2 महीने कोई उसकी ड्यूरेशन नहीं है, एटलीस्ट 3 मंथ्स उसको लगते हैं अपना साइकिल बनाने में। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप सारी ज़िंदगी भी खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अक्सर लोग आके ये कहेंगे जी हम जब याद आता है तब खा लेते हैं। इट्स नॉट अ कैंडी मैन, ठीक है। ये वो नहीं है कि आपने चॉकलेट कभी कभी खा ली, ठीक है, या आपको याद है तो आपने खा ली, उसका कोई साइकिल नहीं बनेगा। आपको अगर बाल कभी कभी नहीं चाहिए और हमेशा चाहिए, या स्किन आपको हमेशा चाहिए और कभी कभी नहीं चाहिए, तो आपको उसके लिए डेफिनेटली एफर्ट करनी पड़ेगी और चीज़ों को बैलेंस की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और ये आई थिंक ये एफर्ट आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको सीखना खुद पड़ेगा। Am I right or wrong? बिल्कुल। जी डॉक्टर इसमें वही है कि उसकी हैबिट बनाएं कि जो मल्टीविटामिन जो चीज़ हम बाहर से नहीं ले सकते उसको डेफिनेटली हमें आर्टिफिशियली लेना है। तो मल्टीविटामिन्स एक हमारा मस्ट होंगे कि हम जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, लाइक अगर एक पेशेंट को बायोटिन से बालों में फ़र्क पड़ जाता है या आयरन और जिंक लेने से फ़र्क पड़ जाता है। सुबह के नाश्ते में ऐसी क्या चीज़ ले सकते हैं जो बाल मजबूत करे? अंडा और दूध, ये अंडा और दूध, जी बिल्कुल। और साथ अगर आप 2 खजूरें अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर ऐड कर लें उसके अंदर, तो ये बहुत एक हेल्दी नाश्ता हो जाता है जो कि आपको बहुत फ़ायदा देता है। और इसके अलावा फ्रूट्स में अगर हम आ जाएं तो सिट्रस फ्रूट, नहीं अगर हम 5,000 रुपये का शलवार कमीज़ और 8,000 रुपये के जूते अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी स्टार्टर से ताल्लुक़ रखते हों, तो अपनी सेहत के लिए हम ये तो कर सकते हैं। ये वो प्रायोरिटी सेट करने की और आदत बनाने की बात है कि हम कहाँ पे स्पेंड करें वो चीज़ जो हमें चाहिए वहाँ करें, कि ऐसे फिजिकली दिखावे के तौर पे हम वो चीज़ों को लेना चाहें। ठीक है, तो बेहतर है कि हम अपनी जो डाइट है उस पर स्पेंड करें और हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे भी, ठीक है ना। तो अंडा और दूध, और साथ में अगर आप दही योगर्ट ले सकते हैं, जो कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता तो वो योगर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, वो लें। और खजूरें अगर आप ऐड कर लेते हैं, और अगर कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं लाइक सेब ऐड कर लें, या अगर आप उसमें आजकल स्ट्रॉबेरी आ रही है। और एक और बात मैं दही पे कहना चाहता हूँ, उसको जाके आप गूगल कर लीजिएगा। ये कहा जाता था कि दही रात को नहीं खानी चाहिए, खुदा का वास्ता कोई टाइमिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर करें कि दही को आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और उससे ये होता है कि आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उसे मल्टीविटामिन दें तो कहते हैं डॉक्टर साहब इससे तो पेट ही बड़ा डिस्टर्ब होता है, इससे गैस बहुत होती है, इससे मैदा ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि ये भी हमारी वो है कि हम उसे खाने के बाद नहीं लेते, और अगर आप दही लेंगे तो आपको आधे जो स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी बड़ा इफेक्ट। अच्छा, मैं डॉक्टर समरा के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लंच और डिनर के अंदर क्या हम ले सकते हैं जिससे हमारी बालों की हेल्दी नशोनुमा हो सकती है, और क्या ये लोग जो कहते हैं दही लगा लेना बालों के अंदर, बेसन लगा लेना बालों के अंदर, क्या ये प्रिवेंट करता है बालों की हेयर फॉल को? अच्छा, इसमें ये है कि लंच और डिनर जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, मैं एग्री करूंगी कि इसमें एक तो आप मल्टीविटामिन्स आप ले रहे हैं, रूटीन में आपको लेने चाहिए, और ये 1-2 महीने की स्टोरी नहीं होती कि आपको लेने हैं और आपके रिजल्ट फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाए। इसके लिए आपको ऑब्वियसली साथ साथ ये जो हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट में आपके जो सीज़न के फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें आपका योगर्ट बहुत अच्छा है, आप जो लंच में ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम रखें, फ़ैट को थोड़ा कम रखें, और इस तरह से आप अपने मील को डिवाइड कर सकते हैं लंच और डिनर में। इसमें हेल्दी चीज़ों में यही आता है कि आप प्रोटीन ज़्यादा रखें अपने उसमें, आप उसमें दालें आती हैं, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, आप रेड मीट ले सकते हो, फिश ले सकते हो। चिकन मैं पेशेंट्स को कम कहती हूँ क्योंकि आजकल वो स्टीरॉयड के इंजेक्शंस जो लगा रहे हैं, तो चिकन अवॉइड करनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम जाहिद भाई की तरफ जाएंगे कि ये जो आप डाइट ऑन डाइट ऑफ ये जो हरकतें आप करते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन डाइट वो है जब आप कोई डाइट ना करें। बिकॉज आपको आई प्रॉमिस यू दिस, जब आप डाइट करते हैं तो उससे आपके बाल ज़रूर मुतासर होते हैं, ज़रूर मुतासर होते हैं। बिल्कुल, दिस इज जो जी बिल्कुल, ये जो क्रैश डाइट का आजकल फैशन चला हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा के डाइटिंग कर रहे हैं, तो ये तो सबसे कल्प्रिट है मैं कहूँगी कि जो आजकल हमारी जनरेशन में मेन कॉज है जी, बालों का गिरना, स्किन खराब होना, नेल्स खराब होना। जाहिद भाई क्या बना रहे हैं आज? चीज़ आमलेट।
कौन सा? चीज़ ऑमलेट। जी, और cheese। देयर यू गो, दैट्स इट, चीज़ ऑमलेट जी। चीज़ ऑमलेट बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अभी जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपके पास आते हैं Sure। और आपसे सुनेंगे कि जी चीज़ ऑमलेट में आज आपने डाला क्या है, याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, आई एम विद जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, सर ये बहुत क्या शुक्रिया। बनाया आपने? सर ये एग पिज़्ज़ा? एग पिज़्ज़ा ऑमलेट भी कह सकते हैं इसको, पिज़्ज़ा ऑमलेट भी कह सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेहतरीन डाइट। ये चीज़ है, इसके अंदर जी, पार्सले है। चीज़ ऊपर है, पार्सले, हरा प्याज है, ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं इसके अंदर। अच्छा, मज़े की बात ये, इसको आप एज अ स्लाइस लेके इस तरह से भी खा सकते हैं और आप इसे ब्रेड के साथ भी ले सकते जी, हैं। sure। एंड इट इज़ रियली 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 गुड। कितनी देर में तैयार हो जाता है ये 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स के अंदर इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब पे, हमारे इंस्टा पे, हमारे फेसबुक पे। और अगर आप लाहौर में हैं तो मारफा इज़ योर प्लेस, मारफा ज़रूर जाइए। और अगर आप लाहौर में आ रहे हैं 1-2 दिन 3 दिन के लिए, तो मेक श्योर कि मारफा आप मार्क करके रखें कि आपको मारफा में जाना है, बिकॉज द बेस्ट कुजीन इन टाउन इज़ मारफा कैफ़े। थैंक यू Thank सर, you very बहुत much। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। फाइनल फ्यू, तो मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ डॉक्टर साहिबा। थोड़ा सा टाइम होगा, ज़रा बता दीजिए कोई टिप बालों को गिरने से रोकने के लिए। देखें, ऑयलिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि पूरी पूरी रात ना लगा रहे। Okay। ठीक है, आप उसको मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर ना लगाएं। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके शैम्पूज़ हैं, अगर आप डेली वॉश करने वाले लोगों में से हैं तो कोशिश करें ज़रा माइल्ड शैम्पू लें और कंडीशनर को रोज़ नहीं पूरी रात लगाना। क्यों नहीं लगा रहे? वो आपके क्लॉक कर देगा ना पोर्स। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, आप वो देखें ना, आपके वो ब्रीथेबल तो नहीं रहता maximum ना। 2 घंटे तक 2 लगेगा। घंटे वो अपना जो उसने काम करना है वो 2 घंटे में कर देगा। कर पूरी देगा। रात में वो आपके बस क्या होगा कि आपके ज़ाहिर है कोई ना कोई गंदगी है वो उसमें अटैच हो जाएगी, बल्कि आप प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है ना। तो क्योंकि आपका इंस्टेड ऑफ बीइंग वो हेल्पफुल, बेनिफिशियल होने के वो आपके वो harmful उल्टा हो जाएगा। नुकसान में हो Okay, जाएगा। okay। और उसके अलावा जो है आपने कंडीशनर कोशिश करें कि अवॉइड किया करें। मास्क इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक ठीक है, है। मास्क तो आप रूट्स पे भी लगा सकते हैं, आप पूरी लेंथ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशनर आप रूट्स पे किसी सूरत नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम। अच्छा, इसमें वही कि जैसे अगर फुल नाइट लगाने से वो हेलमेट इफेक्ट क्या है, नहीं कि वो क्लॉग हो जाएगा और स्कैल्प हाइजीन भी नहीं रहेगी, तो हवा लगना भी स्कैल्प को बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है। और नंबर 2 उसमें ये कि इंपॉर्टेंट आपके न्यूट्रिएंट्स, अपनी डाइट को बेहतर रखें। जैसे चीज़ का भी हमने जिक्र किया कि हम चीज़ ऑमलेट भी जो है वो लें, तो वो बच्चों के लिए क्या है, इवन हर एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। और नंबर 3 मैं कहूँगी कि सप्लीमेंट्स, अपने सप्लीमेंट्स ज़रूर साथ रखें जिसमें आयरन हो, जिंक हो, बायोटिन हो Your और विटामिन multivitamins डी। basically। बिल्कुल। और जो नंबर 4 है, अगर आप होम रेमेडी के तौर पे करना चाहते हैं तो माइनॉक्सिडिल स्प्रे बड़े इजीली मिल जाता है एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो वो आप अप्लाई कर लें। ठीक है। और अगर कोई आप ऑर्गेनिक उसमें जाना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसका पानी भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। और नंबर 2 आप जो ऑयलिंग है वो 2-3 आवर्स में इसका करके दैन आप उसे वॉश। और राइस वाटर भी थोड़ा इफेक्ट करता है, राइस वाटर। और रोजमेरी ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। डॉक्टर समरा, फाइनल वर्ड्स बताइए, किस तरह से गिरते हुए बालों को रोका जा सकता है? गिरते हुए बालों के लिए ये जैसे अब मैं एग्री करूँगी, मेरी ये कोलीग हैं डॉक्टर साहिबा, इन्होंने बताया आप मॉइस्चराइज करें हेयर को, ऑयलिंग करें 2 to 3 टाइम्स अ वीक, ज़्यादा देर ऑयल को ना रखें, अपनी डाइट को अच्छा करें, क्रैश डाइट को अवॉइड करें, बैलेंस डाइट रखें। स्ट्रेस फ्री लाइफ हो नहीं सकती, बट स्ट्रेस को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं, योगा की तरफ जाएं, सेल्फ मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके हैं करने के जो आपको रिलैक्स करते हैं। सो अपना स्ट्रेस को कम करें लाइफ में। हाइजीन अच्छी रखें, मल्टीविटामिन ज़रूर रखें। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको डेली बेसिस पे, ना सिर्फ बड़े लोग, बच्चे भी इसको इस्तेमाल के करें। रूटीन में आप इसको डेली रखें, इस्तेमाल करें। जी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अंडा, दही, दूध, इनका इस्तेमाल करना अल्लाह ताला के ये तोहफे हैं जो हमें अपने ग़िज़ा में, रोज़ की ग़िज़ा में शामिल करने चाहिए। चलिए, आपका तो बहुत ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको ही फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए हमारे लिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको मैं चलते चलते एक रेमेडी बता दूं जो मैंने हमेशा इस्तेमाल की है। लकड़ी का एक कोम ले लीजिए, लकड़ी का एक कोम, लकड़ी का होना चाहिए वो कोम ले लीजिए। आप लेट जाइए किसी भी नॉर्मल सरफेस पे और अपने सर को पीछे की जानिब इस तरह से ऐसे रख लीजिए। ठीक है, 2-3 तकिए कमर के रख के ना आपका सर पीछे की जानिब होना चाहिए और उस कोम से लेकर
अपने बालों के अंदर आप आराम से 5 मिनट तक इस तरह से कंघी जो है वो कीजिए। आपके स्प्लिट एंड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके बाल बेहतर हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। जब आपके बाल गिरने लगें, बहुत ज़्यादा गिरने लगें, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, किसी ऐसे शख्स से जो हेयर लॉस का माहिर है, उससे आप जाएं और उससे जाके आप ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि बाल एक बार चले जाएं तो आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।